DPSP means Directive Principles of the State Policy, right? ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है क्या, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी और फंडामेंटल राइट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इससे क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो हम लोग डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में सीखेंगे आज की क्लास में, एंड आफ्टर द क्लास दैट one would be in a position to understand the various dimension of this topic, like first of all what is the DPSP, ये हम लोग समझेंगे कि DPSP क्या है, that is what do you mean by what do you mean by the directive principles of state policies। हम लोग और क्या सीखेंगे कि what is the significance of this, what is the significance of this chapter, what is the significance of this chapter, means significance of the DPSPs in the modern time, और फिर the balance between FR and DPSP, माने critical evaluation of the DPSPs। So primarily these are the three areas where this chapter to be read, कि that राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में हम लोग समझेंगे, इसके बारे में क्या क्या बातें करेंगे, कि दैट कि सबसे पहली बात कि ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होते क्या हैं, डायरेक्टिव्स का सिग्निफिकेंस क्या है, और डायरेक्टिव्स का क्रिटिकल इवैल्यूएशंस कि अभी के 21st सेंचुरी में इसका क्या रेलेवेंस है, इसमें क्या मॉडिफिकेशंस होने चाहिए, ये सब बातें हम लोग इस क्लास के बाद सीखेंगे। तो आज की क्लास को हम लोग चलिए शुरू करते हैं, और आज की क्लास में हम लोग बहुत बेसिक्स से ही शुरू करेंगे एंड फिर उसको एक स्टैंडर्ड लेवल तक ले जाएंगे। तो हम लोग फंडामेंटल राइट्स पढ़ चुके हैं और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की बात कर रहे हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को ऐसे समझें कि दैट व्हाट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल, दिस इज द फर्स्ट थिंग कि व्हाट इज द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। तो यू नो दैट कि जो DPSPs are kept under part 4 of the Indian Constitution. It is kept under the part 4 of the Indian Constitution, कि part 4 of the Indian Constitution में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को रखा गया है। तो ये DPSP है क्या? द DPSP सिंपल भाषा में बात करें तो these are non-justiciable rights. What is directive principles? These are non-justiciable rights. These are non-justiciable rights. Okay? These are non-justiciable rights. और ये हम लोग समझ चुके हैं कि जस्टिसिएबल या नॉन जस्टिसिएबल होता क्या है। सेकेंड पॉइंट कि जो डायरेक्टिव्स हैं, द डायरेक्टिव्स का मतलब DPSP, इसको आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, द आर्टिकल्स फ्रॉम the 36 to आर्टिकल नंबर 51। तो 36 से लेके आर्टिकल 51 तक डायरेक्टिव्स हैं, है ना। ये कैसे राइट्स हैं, ये नॉन जस्टिसिएबल राइट्स है। और कौन से आर्टिकल्स कवर होता है, आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 तक। और डायरेक्टिव्स को पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया है। कुछ फ्रेजेज यूज करते हैं, क्या क्या फ्रेजेज यूज करते हैं, और उसके पहले कि द डायरेक्टिव्स को कहाँ से बोरो किया गया है, फ्रॉम वेयर वी बोरो द डायरेक्टिव्स, मीन्स व्हाट इज द सोर्स। सो इट इज द आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन जहाँ से DPSP को बोरो किया गया है। सो आयरलैंड का कॉन्स्टिट्यूशन से डायरेक्टिव्स को लिया गया है। तो ये बहुत सिंपल बातें हैं, ये जानकारी रखनी है कि दैट इज फर्स्ट इट इज कि दैट व्हाट इज DPSP, नॉन जस्टिसिएबल राइट। सेकेंड आर्टिकल्स। थर्ड विच पार्ट 4। फोर्थ कि आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने ये DPSP लिया है। और आयरलैंड ने कहाँ से लिया इसको ना, आयरलैंड ने स्पेन के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया, दैट इज कॉल्ड
स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन, स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन, कि दैट आयरलैंड कॉपीड इट फ्रॉम द स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन और इंडिया बोरोड इट फ्रॉम आयरिश कॉन्स्टिट्यूशंस, राइट। सो हमने क्या देख रहा है कि दैट फर्स्ट पॉइंट कि डीपीएससी के बारे में बेसिक्स बातें हैं कि दैट दीज आर द नॉन जस्टिसिएबल राइट्स। सेकेंड, आर्टिकल 36 to 51 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डीपीएसपी को कंटेन करता है। थर्ड एस्पेक्ट कि व्हाट इज द सोर्स, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड, और आयरलैंड का कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से कॉपी करता है इसको, स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से। कहाँ पर रखा गया इसको, इन पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। डीपीएसपी के बारे में टीचर अंबेडकर बोलते हैं द आर्टिकल, व्हाट आर द स्टेटमेंट ऑफ अंबेडकर, दैट इज कॉल्ड अंबेडकर। द अंबेडकर स्टेटमेंट है कि दीज आर द नोबेल फीचर्स, दीज आर द नोबेल फीचर्स, ठीक है। सो ये सारे कुछ बेसिक्स बातें हमने यहाँ पर ध्यान रखी। अब द सैलिएंट फीचर्स की बात करें और कुछ उसको समझने की कोशिश करते हैं कि डीपीएसपी के लिए और क्या बातें याद रखेंगे कि दैट इज कॉल्ड along with the FR they form the conscience to the Indian constitutions, ठीक है। Now let's understand and explore further कि डीपीएसपी के क्या क्या फीचर्स होते हैं, what are the features the DPSPs, the features of the DPSPs। so you know that कि जब हम लोग इंडियन स्टेट की बात करेंगे, the Indian state, so Indian state it is a welfare state, it is a welfare state। so now this DPSP conceived the Indian state as a welfare state, this is the simple thing। so welfare state के बारे में हमको ध्यान रखना है कि India is not a police state, it is a welfare state। now welfare state में the provisions which enable the state to do well-being, these are the directives, है ना। so welfare state में the provisions which enables a state to do well-being, which enables the state to do the welfare activities, so these are the welfare so these are DPSPs। so Constitution of India established and conceived as a welfare state, and जो provisions इसको enable करता है that to function as a welfare activities, so these are what, these are called DPSPs। so DPSPs are nothing but these are enabling provisions, these are enabling provisions, these are enabling provisions, and which empowers the state। so first feature में क्या बात करेंगे कि what are the features। now the DPSP, the first feature में लिख सकते हैं कि the DPSPs sets the ideal for what, it sets the ideals। so what is the ideal of the DPSP, the ideals of the DPSP is that कि जब भी स्टेट कोई भी लॉ पॉलिसी बनाएगा तो इनको एज ए इंस्ट्रक्शंस की तरह यूज करेगा, कि दैट इज कॉल्ड व्हेनेवर द स्टेट विल मेक लॉज एंड पॉलिसीज, है ना, व्हेनेवर द स्टेट will make the laws and policies, make the laws and policies, so these are the constitutional guidelines and instructions, these are the constitutional guidelines, and instructions, these are constitutional guidelines and instructions। तो ये कैसे काम करते हैं ना, ये कॉन्स्टिट्यूशनल गाइडलाइंस की तरह काम करते हैं
या कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्ट्रक्शंस की तरह काम करते हैं. सो दैट्स वाई DPSPs आर fundamental to governance of the country. So what does it implies? It implies that DPSPs are fundamental in the governance of the country. Fundamental in the governance of the country. Okay, so this is the first feature. This sets the ideal for a welfare state, है ना. Set the ideal for a welfare state, जो कि इसको एज इंस्ट्रक्शंस की यूज करेगा जब भी कोई पॉलिसी या लॉ बनाना हो. सो दिस सेट्स द आइडियल्स ऑफ ए वेलफेयर स्टेट. आइडियल्स ऑफ ए वेलफेयर स्टेट. दिस इज द फर्स्ट फीचर. नाउ ये DPSP कैसे हैं? ये इनेबलिंग प्रोविजंस है. DPSP इनेबल करता है स्टेट किसके लिए? वेलफेयर एक्टिविटीज़ के लिए. लेकिन किस तरह से करेगा? ये कॉन्स्टिट्यूशनल गाइडलाइंस या इंस्ट्रक्शंस की तरह यूज करेगा और उसी के अकॉर्डिंग कोई भी पॉलिसी या लॉ बनाया जाएगा. तो DPSP बहुत फंडामेंटल से इसे वायलेट नहीं कर सकते हैं, है ना. प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस के लिए इसी के अकॉर्डिंग हमें करना पड़ेगा. तो ये एक एस्पेक्ट हुआ. नाउ अनदर एस्पेक्ट की बात करेंगे कि नेक्स्ट एस्पेक्ट क्या है. वी विल टेक द अनदर एस्पेक्ट कि व्हाट इज दिस, कि दैट जो आर्टिकल्स कवर हैं, द आर्टिकल नंबर 36, आर्टिकल नंबर 37, ये बेसिकली दो चीज़ को डिफाइन करेगा. आर्टिकल 36 क्या करेगा? इट डिफाइंस द डेफिनेशन ऑफ स्टेट फॉर पार्ट 4. defines the term state, defines the term state for part 4. ओके. आर्टिकल 37 वही जो कॉन्स्टिट्यूशनल गाइडलाइंस या इंस्ट्रक्शन बोले कि दैट DPSPs आर फंडामेंटल्स, DPSPs आर फंडामेंटल in the governance. These are fundamental in the governance. So article number 36 and 37 इस तरह से डिफाइन करता है. The second thing is that कि the directive principles are similar to instructions under Government of India Act 1935. एक चीज़ यहाँ पर क्या लिखेंगे कि the DPSPs, इसको नंबर 2 फीचर्स लिख सकते हैं कि the DPSPs resembles the instructions to Government of India Act 1935. इसको समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा कि the DPSP resembles the instructions to the Government of India Act 1935. क्या है कि जब हम लोग देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी और अभी के टाइम में द डेमोक्रेटिक स्टेट, सो ड्यूरिंग दिस कॉलोनियल टाइम और ड्यूरिंग द मॉडर्न स्टेट, ड्यूरिंग द कॉलोनियल टाइम एंड ड्यूरिंग दिस मॉडर्न स्टेट, during this colonial time and during this modern state. So colonial time में it is the Government of India Act 1935. Government of India Act 1935 give the guidelines to the Governor General of India, to the Governor General and its council and its councils. क्योंकि गवर्नर जनरल और उसके काउंसिल्स को मेंबर्स जो थे वही पोर्टफोलियो उस समय पोजेज करते थे, माने वही लोग मिनिस्टर्स हुआ करते थे. सो पोर्टफोलियो कौन लोग रखता था? पोर्टफोलियो मीन्स मिनिस्टर्स. सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे कि कैसे काम करेगा. सो किसको? ना गवर्नर जनरल्स को एंड उसके काउंसिल्स को, जो कि
पोर्टफोलियो, मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंटल हेड्स हुआ करते थे। मतलब दिस इज, यही था डेफिनेशन ऑफ गवर्नमेंट। उसके अकॉर्डिंगली आज के टाइम में जो हमारे पास मॉडर्न स्टेट में लेजिस्लेटिव ऑर्गन और एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स है, जो क्या काम करता है, एक को बनाता है लॉ मेकिंग, दैट इज कॉल्ड लॉ मेकिंग, एंड दैट इज द लॉ इम्प्लीमेंटेशंस। सो बेसिकली वेलफेयर स्टेट्स की बात करेंगे। सो वेलफेयर स्टेट में ये दो ऑर्गन से सबसे इफेक्टिव है जो कि गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो दैट्स वाई अभी के टाइम में डीपीएसपी किसको गाइडलाइंस दिया गया है, दैट इज कॉल्ड लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स को। और ये कैसे हैं, दीज आर सिमिलर टू द कॉन्स्टिट्यूशनल गाइडलाइंस गिवन टू द गवर्नर जनरल एंड इट्स काउंसिल अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो यही थोड़ा सा डिफरेंसेस है कि उसमें गवर्नर जनरल को दिया गया था, अभी ये लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव ऑर्गन को दिया गया है। एक और फीचर है कि दैट इज कॉल्ड, थर्ड फीचर की यदि बात करेंगे कि जो डीपीएसपीज है इट ऑल्सो सेव्स द लॉ, to becoming unconstitutional, becoming the unconstitutional. DPSP saves the law to becoming unconstitutional. क्या मतलब हुआ कि सभी को पता है कि डीपीएसपी कैसे है, नॉन जस्टिसिएबल राइट्स है, लेकिन नॉन जस्टिसिएबल होने के बावजूद ये कभी कभी लॉ को बचाता है। कैसे लॉ को बचाता है कि व्हाट इज दिस लॉ, लॉ जो बनाया जाता है वो किसके प्रोविजंस के तहत, डीपीएसपी के तहत। तो यदि कोई लॉ, यदि क्वेश्चन में है कि ये अल्ट्रा वायर्स या फिर नल एंड वॉइड है कि नहीं, तो इफ द लॉ इज इन क्वेश्चन, इफ द लॉ इज इन क्वेश्चन कि वेदर कि जो प्रोविजंस ऑफ द लॉ है वो वायलेट कर रहा है कि नहीं, तो वो जुडिशरी कैसे चेक करेगा कि दैट इफ द लॉ किसी भी एक्सप्रेशन को जो डीपीएसपी में मेंशन्ड है उसको यदि रियलाइज कर रहा है, सो दैट वुड बी ए रीजनेबल लॉ, दैट वुड बी ए रीजनेबल लॉ, है ना, अंडर द डेफिनेशन ऑफ, अंडर आर्टिकल नंबर 14, आर्टिकल नंबर 19 एंड आर्टिकल नंबर 21, इट इज ए रीजनेबल, एंड इस तरह से ये कैसा हो जाएगा, एक लेजिटिमेट या फिर वैलिड लॉ होगा। ठीक है। तो यदि नॉर्मली कोई डीपीएसपी से कोई लॉ बनाया गया और वो लॉ यदि लग रहा है कि वायलेटिंग दी प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो यदि जुडिशरी चेक करते समय ये लगेगा कि ये डीपीएसपी के किसी पूरे प्रोविजन को इम्प्लीमेंट करने के लिए बनाया गया, तो वो रीजनेबल लॉ है अंडर द प्रोविजंस ऑफ 14, 19 एंड 21, वही गोल्डन ट्रायंगल का प्रिंसिपल, और उसको लॉ को भी सेव कर लेगा टू बिकमिंग अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इट मीन्स इट बिकम एन वैलिड लॉ। तो इस तरह से डीपीएसपी के पास कुछ नॉन जस्टिसिएबल नेचर होने के बावजूद ये लॉ के वैलिडिटी को बचाता है, लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल होने से सेव करता है। तो देखिए द 3-4 इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द डीपीएसपी, और ये डीपीएसपी में हमने क्या क्या देखा, क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स है। पहला पॉइंट फीचर क्या था, कॉन्स्टिट्यूशनल गाइडलाइंस है। दूसरा फीचर क्या देखा कि दैट इज कॉल्ड इंस्ट्रक्शंस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के जैसा है, एंड डीपीएसपी सेव्स द वैलिडिटी या फिर कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ द लॉ। ऐसी बातें हमने यहाँ सीखा। अब ये डीपीएसपी को थोड़ा और ब्रॉड करने के लिए लेट अस अंडरस्टैंड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्लासिफिकेशंस ऑफ द डीपीएसपी, है ना, क्लासिफिकेशंस ऑफ द डीपीएसपी। तो नेक्स्ट टॉपिक वुड बी द क्लासिफिकेशन, कि कितने टाइप्स होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ द डीपीएसपी।
कोई कॉन्स्टिट्यूशनल क्लासिफिकेशन नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग कोई इसका क्लासिफिकेशन नहीं दिया गया है, लेकिन हम लोग इसको क्लासिफाई 3 पार्ट में करते हैं। देयर इज नो कॉन्स्टिट्यूशनल क्लासिफिकेशन, पहला पॉइंट कि देयर इज नो constitutional classification. There is no constitutional classification. But for the study, इसके tone and content के हिसाब से we classify into 3 types. But on the basis of its content, on the basis of its content, we classify them into 3 types के 3 we classify them into socialistic, Gandhian and liberal intellectuals. Socialistic, Gandhian and liberal intellectuals. हम लोग इसको इस तरह से क्लासिफाई करते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन में इसका कोई क्लासिफिकेशन नहीं दिया गया है, लेकिन टोन के हिसाब से कंटेंट की बात करेंगे तो इसको सोशलिस्टिक, गांधीयन एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल में क्लासिफाई करते हैं। तो कौन कौन से चीज़ें आएंगी सोशलिस्टिक, गांधीयन, लिबरल इंटेलेक्चुअल में, उसके बारे में हम लोग समझते हैं कि पहला है सोशलिस्टिक। तो सोशलिस्टिक में किस तरह के इंस्ट्रक्शंस होंगे, किस तरह के डायरेक्टिव्स होंगे। सोशलिस्टिक में यदि हम लोग बात करें तो यू नो दैट कि देयर इज समथिंग कॉल्ड अवधि सेशन ऑफ कांग्रेस। देयर इज समथिंग कॉल्ड अवधि सेशंस ऑफ द कांग्रेस in 1953-54, Awadhi session of Congress. So Awadhi session of Congress का क्या objective था? Objective is to to achieve a socialistic pattern of society. To achieve a socialistic pattern of the society. ये हमारा objective था, socialistic pattern of the society. पैटर्न ऑफ सोसाइटी। नाउ ये सिस और प्लस यदि हम लोग आइडियल्स ऑफ सोशलिज्म की बात करेंगे तो व्हाट इज द स्टेट पॉलिसी ऑफ सोशलिज्म? दैट इज कॉल्ड स्टेट ऑनरशिप। राइट। लेकिन इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जो सोशलिज्म की बात करते हैं वो कौन सा मॉडल है? इट इज द नेहरूवियन सोशलिज्म या फिर फेबियन सोशलिज्म। Fabian socialism, it is the state ownership, but in Indian context it is the Fabian socialism or Nehruvian socialism or Nehruvian socialism। इसका मतलब है कि व्हाट इज द फोकस इज ऑन मिडिल क्लास, टू द सोसाइटी, मिडिल क्लास। ये नेहरूवियन स्टाइल ऑफ सोशलिज्म है। एंड इवन द फेबियन सोशलिज्म किस तरह की इकोनॉमी पे फोकस करेगा? इट विल फोकस ऑन मिक्स्ड इकोनॉमी, planned development, मिक्स्ड इकोनॉमी, प्लान्ड डेवलपमेंट, इस तरह से ये बातें करेगा। तो जो भी प्रिंसिपल्स इस तरह के वैल्यूज को चेरिश करेगा उसको हम लोग सोशलिस्टिक डीपीएसपी में रखते हैं। सो फर्स्ट टाइप ऑफ डायरेक्टिव किसकी बात करेंगे? द सोशलिस्टिक डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसका टोन कुछ इस तरह से रहेगा।
गांधीयन सोशलिज्म को भी थोड़ा बहुत यहाँ पर बातें होंगी, बट ज़्यादातर फोकस किधर रहता है अपन का, दैट इज कॉल्ड फेबियन सोशलिज्म। तो सोशलिज्म की बात ऑलरेडी हम लोग पहले भी कर चुके हैं। तो कौन कौन से आर्टिकल्स हैं जो सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स को प्रमोट करता है ना, कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की बात करेंगे। सो व्हाट आर द आर्टिकल्स, इसको याद रखने का क्या तरीका है, कुछ इसी तरह मिक्स्ड इकोनॉमी, प्लानिंग, है ना, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, ये सब बातें नहीं करेगा, है ना। एक इगालिटेरियन सोसाइटी की बातें करेगा। किस तरह की बातें करेगा, व्हाट शुड बी द फोकस, दैट इज कॉल्ड ए इगैलिटेरियन सोसाइटी, egalitarian social order. What do you mean by the egalitarian social order? कि there shall be social, है ना, economic distribution of the wealth, सोशियो इकोनॉमिक प्रॉफिट। तो कुछ इसी तरह के टोन मिलेंगे हमको इस कहाँ पर, दैट इज कॉल्ड द सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स में। तो पहला आर्टिकल है आर्टिकल 36, 37 तो अभी पढ़ चुके थे हम लोग कि आर्टिकल नंबर 36 इट डिफाइन द स्टेट, आर्टिकल नंबर 37 दैट इज कॉल्ड इंस्ट्रक्शन ऑफ द गवर्नेंस, ये बात कर चुके हैं ऑलरेडी। नाउ आर्टिकल नंबर 38 यहाँ से शुरू होगी सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स। सो 38 क्या बात करेगा, ऑब्वियसली बात करेगा कि ये कहीं ना कहीं वेलफेयर ऑफ द पीपल की बात करेगा। सबसे पहली बात, टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल, है ना, सिंपल सी बात करेंगे, वेलफेयर ऑफ द पीपल बाय सिक्योरिंग ए सोशल ऑर्डर परमिटेड बाय जस्टिस एंड रिड्यूसिंग द इनइक्वालिटी मिनिमाइजेशन। दो बात करेगा, एक हैंड में बात करेगा ये, दैट इज कॉल्ड टू प्रमोट द वेलफेयर, टू प्रमोट द वेलफेयर, दूसरे हैंड में बात करेगा टू मिनिमाइज द इनइक्वालिटी, मिनिमाइज द इनइक्वालिटी। सो किस तरह से वेलफेयर प्रमोट किया जाएगा, दैट इज थ्रू ए सोशल ऑर्डर, द प्रमोट द वेलफेयर थ्रू ए सोशल ऑर्डर, थ्रू ए सोशल ऑर्डर। एंड सोशल ऑर्डर जहां पर इकोनॉमिक इनइक्वालिटी नहीं हो, जहाँ पर दैट इज कॉल्ड सोशल, दैट इज कॉल्ड जस्टिस बेस्ड सोसाइटी हो। तो हाउ टू गेट इट, थ्रू ए सोशल ऑर्डर बेस्ड ऑन जस्टिस, बेस्ड ऑन जस्टिस। तो जस्टिस क्या होता है कि दैट इज कॉल्ड द एब्सेंस ऑफ, दैट इज कॉल्ड इरेशनल बैरियर्स, उसको जस्ट सोसाइटी बोलेंगे। दैट इज कॉल्ड सोशल इक्वालिटी, है ना, इकोनॉमिक इक्वालिटी, इस तरह की सोसाइटी को हम लोग बोलेंगे दैट इज कॉल्ड ए जस्ट सोसाइटी। सो आर्टिकल 38 क्या बात करेगा, टू प्रमोट द वेलफेयर, है ना, टू अटेन ए सोशल ऑर्डर बेस्ड ऑन जस्टिस। और जस्टिस किस पे बेस्ड होगा, सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, सोशल जस्टिस एंड इकोनॉमिक जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस। ठीक है, जैसे इफ यू कंसिडर दिस इज अ सोसाइटी, सोसाइटी में क्या होना चाहिए कि सोशल जस्टिस का मतलब कि जैसे कास्ट, कलर, क्रीड, इथनिसिटी, जेंडर, इसके बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो, दैट इज कॉल्ड सोशल डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो। सो ये अपन का क्या हो गया, दिस इज मॉडल फॉर सोशल जस्टिस। सिमिलरली सोशल जस्टिस के बेस पे क्या होना चाहिए, इकोनॉमिक जस्टिस भी होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब अपॉर्चुनिटी फॉर एम्प्लॉयमेंट, अपॉर्चुनिटी फॉर एम्प्लॉयमेंट, है ना, एडिक्वेट अपॉर्चुनिटी होना चाहिए, ओपन टू ऑल होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। सो दैट्स वाई इस तरह के ऑर्डर को अचीव करना आर्टिकल 38 कंसेप्ट करता है। दूसरा, मिनिमाइज द इनइक्वालिटी। सो किस तरह की इनइक्वालिटी, इनकम, स्टेटस, अपॉर्चुनिटी, फैसिलिटी, इस तरह के यदि डिस्क्रिमिनेशन उसको भी मिनिमाइज करना। तो किस तरह का, इनकम इनइक्वालिटी है उसको रिड्यूस करना, इनकम, है ना, स्टेटस, अपर क्लास लोअर क्लास ऐसा नहीं होना चाहिए, अपॉर्चुनिटी, फैसिलिटीज। ठीक है, कि मतलब कोई एक्सक्लूसिव क्लास नहीं होना चाहिए, प्रिविलेज क्लास नहीं होना चाहिए। तो ये आर्टिकल नंबर 38 बात करता है। तो एक तरह से देखें कि 38 एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया कि किस तरह का हमारा सोसाइटी होना चाहिए। दिस इज ए काइंड ऑफ फ्रेमवर्क कि सोसाइटी एक जस्ट सोसाइटी होना चाहिए, वहां पर
इनइक्वालिटी नहीं होना चाहिए, इनकम स्टेटस अपॉर्चुनिटी फैसिलिटी का। आर्टिकल 39 बोलता है कि कैसे अचीव करेंगे। सो नाउ कम टू आर्टिकल नंबर 39। आर्टिकल 39 क्या बात करेगा कि हाउ टू अचीव, हाउ टू अचीव। तो आप देखिए कि जितने भी इसके अंडर सबसेक्शंस हैं उसका टोन कुछ इसी तरह है। पहला 38 क्या बोलता है, एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है कि क्या अचीव करना है, एक वेलफेयर स्टेट, एक सोशल ऑर्डर जो कि जस्टिस पे बेस्ड हो, एक इनइक्वालिटी टू मिनिमाइज करें, एंड सेकंड 39 बोलता है कि कैसे अचीव करेंगे। तो इसके अंदर आप देखेंगे बहुत सारे सब सेक्शन हैं, ए बी सी डी ई एफ, सबका फोकस कहाँ पर है, हाउ टू अचीव। तो ए क्या बोलता है, दैट ए बोलता है कि दैट इज कॉल्ड राइट एडिक्वेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड होना चाहिए, एडिक्वेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड। तो अभी मैंने तुरंत बताया कि दैट इज कॉल्ड, एक तो सोशल डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए जिसके बेसिस पे सोशल जस्टिस होगा, एंड ऑल्सो अपॉर्चुनिटी फॉर एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए। तो यही है कि एडिक्वेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड होना चाहिए। तो दिस इज ए। उसी तरह से और क्या होना चाहिए कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस होना चाहिए, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस। इसका मतलब कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होना चाहिए, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होना चाहिए। सो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ हो रहा है तो कहीं ना कहीं आप सोशलिस्टिक प्रिंसिपल को क्या कर रहे हैं ना, उसको वायलेट कर रहे हैं, कैपिटलिज्म की ओर जा रहे हैं। तो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस होना चाहिए। और क्या होना चाहिए इसके साथ साथ आप देखते हैं कि दैट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होना चाहिए, यही जो मैंने बात करा, दैट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ। आप कैसे जस्ट ऑर्डर हासिल करेंगे कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होना चाहिए, देयर शैल बी रेस्ट्रिक्शंस। देन इसी तरह से इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क की बात करता है वो, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क कि मतलब पेमेंट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए कि लेट से, है ना। सो द इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। सिमिलरली देयर शैल बी व्हाट कि दैट इज कॉल्ड द सिक्योरिटी फॉर हेल्थ, है ना, सिक्योरिटी फॉर हेल्थ फॉर वर्कर एंड द चिल्ड्रन, वर्कर एंड द चिल्ड्रन, ऐसी बातें करते हैं। ई एफ बोलता है दैट इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, दैट इज कॉल्ड हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। जैसे हम देखें कि 38 क्या बात करता है, टू हैव ए जस्ट सोसाइटी एंड हाउ टू अचीव इट, इसके लिए ये प्रोविजन बनाता है, जैसे एडिक्वेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड, जैसे जितने भी आपके पास रिक्रूटमेंट्स वगैरह होते हैं वो सारे एम्प्लॉयमेंट अचीव होते हैं। जैसे अभी सिविल सर्विसेज के वैकेंसी जाएगी वो किसके प्रोविजन के तहत है, इसी गवर्नमेंट पॉलिसी के तहत कि एडिक्वेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड होना चाहिए, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज होना चाहिए, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होना चाहिए, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क होना चाहिए, सिक्योरिटी ऑफ हेल्थ एंड वर्कर के चाइल्ड के लिए काम किया जाना चाहिए, एंड हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन होना चाहिए। जैसे हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन का मतलब जैसे आंगनवाड़ी वगैरह जो है, आंगनवाड़ी फैसिलिटीज़, हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन का मतलब रजिस्ट्रेशन, जैसे MDM स्कीम्स है ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऑल दीज विल कम अंडर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, है ना। सो ये 39 कहीं ना कहीं ये तरीका बताता है कि हाउ टू अचीव। सो ये सोशलिस्टिक टोन है ये सारी चीज़ें। देन कम टू द 39A, ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में ऐड किया गया था, दैट इज कॉल्ड आर्टिकल नंबर 39A। ये क्या बात करता है ना, प्रोवाइड द फ्री लीगल एड टू द पुअर, है ना, सिंपल बात करता है, दैट इज कॉल्ड फ्री लीगल एड टू पुअर, कि जो लोग नीडी हैं, है ना, जो लोग यू कैन कॉल कि दैट इज कॉल्ड दे कैनॉट एक्सेस टू द जस्टिस, जस्टिस उनके लिए काफ़ी दूर है,
है ना. सो दे पॉसिबली डिनाइड फ्रॉम द जस्टिस. सो अकॉर्डिंगली स्टेट विल मेक प्रोविजन. सो फ्री लीगल एड टू द पुअर, ये बात करता है आर्टिकल 39A. मैंने स्टेट स्पॉन्सर करेगा वेलफेयर एक्टिविटीज़ को. ना इसके बाद हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 41A, दैट इज कॉल्ड 41A, 42 एंड 43, 43A. कुछ आर्टिकल्स हैं, ये बातें करेंगे. सो आर्टिकल दैट इज कॉल्ड 39 के बाद कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 41. आर्टिकल 41 का टोन कैसा है कि दैट इज कॉल्ड, आपके पास राइट टू वर्क, एजुकेशन ये होना चाहिए. दैट इज राइट टू वर्क, एजुकेशन, है ना. ये सारे फैसिलिटीज आपके पास होना चाहिए. एंड लेट्स से जो कि मान लीजिए अनएम्प्लॉयमेंट है, ओल्ड एज पीपल हो, सिक पीपल हो, उनके लिए भी फैसिलिटी स्टेट प्रोवाइड करना चाहिए. दिस इज कॉल्ड आर्टिकल नंबर 41. सो आर्टिकल 39 फ्री लीगल एड टू द पुअर, इसको याद रखेंगे. आर्टिकल 41 राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन, इस तरह की फैसिलिटी बनना चाहिए. देन अनदर आर्टिकल दैट इज कॉल्ड आर्टिकल नंबर 42 कि दैट इज कॉल्ड नॉट ओनली द राइट टू वर्क एंड एजुकेशन. देखो आपके पास कैसा होना चाहिए, दैट इज द जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क. कैसे के मतलब कि आर्टिकल नंबर 42, क्योंकि आपके पास सिर्फ लाइफ नहीं, डिग्निफाइड लाइफ होना चाहिए. आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं, दैट अपॉर्चुनिटी शुड बी डिग्निफाइड अपॉर्चुनिटी. सो 42 क्या बात करेगा? जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क होना चाहिए. जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क, जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क. ओके, है ना. वर्क विथ डिग्निटी, नॉइजी कंडीशंस नहीं होना चाहिए. आपके पास एक सोशल इवनिंग को भी इंजॉय कर सकें. ऐसा नहीं हो कि आप डी एलिनेट हो जाएं अपने साथ. तो किस तरह का कंडीशन में आपको, दैट इज जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क होना चाहिए. ये आर्टिकल नंबर 42 है. और इसके लिए कौन इंश्योर करेगा? स्टेट विल प्रोवाइड. इसका क्या मतलब हुआ कि दैट इज कॉल्ड सोशल एलिनेशन नहीं होना चाहिए. सोशल एलिनेशन नहीं होना चाहिए. अनहेल्दी कंपटीशन माने नॉइजी कंडीशंस नहीं होना चाहिए. नॉइजी कंडीशन, नो नॉइजी कंडीशन, नो सोशल एलिनेशन. तो इस तरह से जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क प्रोवाइड किया जाना चाहिए अंडर आर्टिकल नंबर 42. तो गवर्नमेंट इस तरह से पॉलिसी बनाएगी. सिमिलरली आर्टिकल नंबर 43 की बात करेंगे कि जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क ही नहीं, आपका जो रेम्यूनरेशन हो वो भी कैसा होना चाहिए? डिसेंट होना चाहिए. इतना होना चाहिए कि दैट आपके जो बेसिक नीड्स हैं वो सेटिस्फाइड हों. तो आर्टिकल नंबर 43 क्या बात करेगा? टू सिक्योर ए लिविंग वेज, ए डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ. टू सिक्योर ए लिविंग वेज, a decent standard of life, a decent standard of life. ठीक है, इस तरह का टोन है इसका. तो आपका 43 में देख रहे हो कि यहाँ पर एक सीक्वेंस, एक पैटर्न है. किस तरह का है कि 41 ये बात करता है कि दैट इज हाउ टू ब्रिंग वेलफेयर. तो राइट टू वर्क की अपॉर्चुनिटी, एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी एंड सिमिलर अपॉर्चुनिटी विल बी प्रोवाइडेड. उसके बाद जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क प्रोवाइड किया जाना चाहिए. देन इसके बाद हम लोग क्या देख रहे हैं? नॉट ओनली जस्ट ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क बट रेम्यूनरेशन भी कैसा होना चाहिए? जस्ट होना चाहिए. ये क्या बात करेगा? जस्ट रेम्यूनरेशन, जस्ट रेम्यूनरेशन. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस जस्ट रेम्यूनरेशन? जस्ट रेम्यूनरेशन मतलब आप एक स्टैंडर्ड और डिग्निफाइड लाइफ, एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को भी इंजॉय कर सके, लाइफ को इंजॉय कर सके. कि जैसे आपके जो नीड्स हैं वो सेटिस्फाइड हो, है ना. योर नीड्स shall be satisfied. Your needs shall be satisfied. तो दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव कि जैसे बीइंग एज ए ह्यूमन आपके बहुत सारे नीड्स होते हैं. दे आर द सम नीड्स, है ना. अकॉर्डिंग टू एब्राहम मास्लो, अकॉर्डिंग टू एब्राहम मैस्लो,
किसी भी ह्यूमन बीइंग के कुछ नीड्स होते हैं। जैसे आप बात करें कि अकॉर्डिंग टू अब्राहम मास्लो ही से कि देयर आर some of the needs, like we have, this is called existential needs, existential need, जिसको रोटी कपड़ा मकान बोल सकते हैं। देन सेफ्टी नीड्स, सेफ्टी नीड्स। थर्ड इज सोशल एंड सिक्योरिटी नीड, social and security needs. There is another need that is called esteem need, esteem needs, and that at last there is something called self actualization need, that is called self actualization needs. So मैं बात करूं that is called self actualization need. So these are, let's say, 1 2 3 4 5. So these are called something needs. Now your earning, your livelihood, your wages should be as such कि एटलीस्ट आप अपनी नीड्स को पूरा कर सके, ऐसा भी पॉलिसी गवर्नमेंट लाए. सो दैट्स वाई गवर्नमेंट जैसे अभी बात करती है ना कि दैट इज कॉल्ड फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, राइट. सो ये क्यों होगा? इससे ये होगा कि द पीपल कैन अर्न द जस्ट अर्निंग, और वो डिसेंट अर्निंग, कि सो दैट कि देयर नीड्स वुड बी सेटिस्फाइड, देयर मिनिमम रिक्वायरमेंट वुड बी सेटिस्फाइड, दे कैन एंजॉय ए स्टैंडर्ड लाइफ. सो दैट इज कॉल्ड आर्टिकल नंबर 43. नाउ आर्टिकल 43 के बाद अनदर आर्टिकल, दैट इज आर्टिकल नंबर 44, सॉरी आर्टिकल नंबर 43A. सो ये भी बाद में ऐड किया गया है. इसका बोलता है कि जो ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट है, मान लेते हैं ये ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट है, दिस इज एन ऑर्गेनाइजेशन. सो ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह का मैनेजमेंट हो कि मतलब मैनेजर्स और क्या होते हैं ना, वर्कर्स. तो ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए ना, वी पार्टिसिपेटिव अप्रोच से होना चाहिए. कैसा होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट कैसा हो ना, इट शुड बी पार्टिसिपेटिव. क्या मतलब हुआ इसका कि द वर्कर शुड ऑल्सो पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कुछ डिसीजन टेकिंग में, है ना, कुछ इस तरह से चीज़ों में. तो ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, कलेक्टिव होना चाहिए. तो यही आर्टिकल 43 ये बोलता है, ये बाद में ऐड किया गया है. क्या बोलता है कि ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट में वर्कर का पार्टिसिपेशन भी हो. तो वर्कर्स शैल पार्टिसिपेट, workers shall participate in the management of the organization, in the management of the organization. ठीक है, ये सिंपल बात करता है. एंड एट लास्ट क्या बात करता है कि दिस इज 47, आर्टिकल नंबर 47. ये सिंपल बात करता है कि दैट इज कॉल्ड हेल्थ सिक्योरिटी की बात करता है और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी की बात करता है. दैट इज पब्लिक हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी. पब्लिक हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी. पब्लिक हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी. यू नो दैट कि तो इंडिया में जो हेल्थ बजट है, एजुकेशनल बजट है, वो बहुत कम है ना. वी एस्पायर कि हमारे पास क्या है, दैट इज कॉल्ड हेल्थ बजट. इट इज एट द ट्यून ऑफ 3% ऑफ GDP. हेल्थ और एजुकेशन दोनों ही बहुत मिनिस्कल है, दैट इज कॉल्ड 3% ऑफ GDP. सो इंडिया जो एस्पिरेशनल इंडिया है उसके लिए एक मिनिमम कितना होना चाहिए, 6% ऑफ GDP. तो हमको इस डायरेक्शन में भी बहुत काम करने का जरूरत है. एंड ग्रेजुअली गवर्नमेंट शुड मूव. ओके, सिर्फ बोलने से नहीं, करने से काम होता है. सो आर्टिकल 47 फोकस ऑन व्हाट, दैट इज कॉल्ड पब्लिक हेल्थ एंड द न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी. दैट मीन्स टू रेज द स्टेटस ऑफ हेल्थ एंड न्यूट्रिशन. गवर्नमेंट शुड टेक स्टेप, दैट इज गवर्नमेंट शैल
take initiatives, government shall take initiatives to raise standards of public health, standard of public health, है ना, पब्लिक हेल्थ प्लस न्यूट्रिशन। अब मैं बात करूं कि पब्लिक हेल्थ है क्या। सो WHO के अकॉर्डिंग, है ना, WHO के अकॉर्डिंग पब्लिक हेल्थ क्या होता है, नॉट ओनली फिजिकल, तीनों तरह के डायमेंशन होने चाहिए पब्लिक हेल्थ का। दैट इज कॉल्ड फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ एंड मोरल हेल्थ, तीनों डायमेंशन होना चाहिए। देन वी कॉल्ड दैट इट इज ए हेल्दी पर्सन। सो गवर्नमेंट इस डायरेक्शन में काम किया जाना चाहिए। अब इसी में देखेंगे हम लोग कि दैट इज कॉल्ड, जो हम लोग मेंटल हेल्थ की बात करते हैं तो क्या बोलते हैं हम लोग, देयर शैल बी लेट्स से योगा, है ना, नेचुरोपैथी, ये जो हमारा जो इंडियन मेडिसिनल सिस्टम है ये इसी डायरेक्शन में काम करता है। जैसे आज हम लोग बात करते हैं इन द मॉडर्न टाइम देयर इज कॉल्ड टेलीपैथी, है ना, जैसे बहुत सारे गवर्नमेंट के इनिशिएटिव कि दैट इज कॉल्ड कि जो डॉक्टर्स होते हैं वो सभी जगह रूरल एरिया में अवेलेबल नहीं होता है। सो दैट इज कॉल्ड टेलीपैथी के थ्रू क्या किया जा सकता है कि दैट इज कि जो टॉप क्लास के डॉक्टर्स हैं, स्पेशलिस्ट हैं, है ना, एम्स के हैं, बड़े बड़े मेडिकल कॉलेजेस के हैं, तो उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू भी काम किए जा सकते हैं और इससे क्या होगा कि हेल्थ फैसिलिटी वहाँ तक पहुँचाया जा सकता है। तो ये सारे किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 47 के तहत होगा, है ना। जैसे अभी बहुत सारे होते हैं कि इनिशिएटिव्स थ्रू द मेडिकल कॉलेज कि जो MBBS के स्टूडेंट्स होते हैं उनको कोई विलेज अडॉप्ट करना पड़ता है। फाइनल ईयर में जो ट्रेनिंग का प्रोग्राम है, इंटर्नशिप का प्रोग्राम है, दे शुड अडॉप्ट विलेज। उससे क्या होगा, तजुर्बा होगा और लोगों को एक मेडिकल फैसिलिटी का मतलब मेडिकल साइंस वहाँ पर मिलेगा। सो दैट्स वाई दैट इट विल हेल्प टू रेज व्हाट द पब्लिक हेल्थ एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी। सो ये आपके किस तरह के आर्टिकल्स हो गए ना, सोशलिस्टिक पैटर्न की बात करता है जो कि आप एक अच्छे सोसाइटी की बात करता है ना, सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी। सो सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स में कौन कौन से, ये तो सिंपल आर्टिकल 38 एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, आर्टिकल 39 हाउ टू अचीव उसकी बात करता है, आर्टिकल 39A फ्री लीगल एड टू द पुअर्स की बात करता है। Then there are some articles like there is called article 41, article 41 क्या बोलता है, right to work, education इसकी बात करता है। Then 41 के बाद there is called 42 कि not only work but कैसा work होना चाहिए, just and human condition of work होना चाहिए, है ना, this is called just and human condition of work। Then there is called article number that is called 43, not only just and human condition of work but कैसा होना चाहिए, just remuneration भी होना चाहिए, just remuneration, ठीक। Then there is another article that is called 43A कि मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर हो, एंड देन एट लास्ट दैट इज कॉल्ड 47 दैट इज कॉल्ड हेल्थ एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी की बात करता है। तो दिस इज इन शॉर्ट सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स 1 2 3 4 5 6 7 8। So how many principles? There are 8 principles under socialistic। तो इसको ऐसे ही याद करना है, राइट, और सिंपल भाषा में कि दैट इज कॉल्ड फ्रेमवर्क, हाउ टू अचीव इट, फ्री लीगल एड टू द पुअर, देन देयर इज कॉल्ड जस्ट एंड राइट टू वर्क, then not only work but dignified work, just and human condition of work, just remuneration, then there is the participation of worker in the management, and at last that is called health and nutritional security 47। and then बात करें Gandhian principles। the second is the Gandhian principle। second is the Gandhian principle। the Gandhian principles, you know that कि that महात्मा गांधी के इंडियन नेशनल मूवमेंट में जो रोल्स हैं दैट इज कॉल्ड एक तो गांधी का अपनी फिलॉसफी दैट इज कॉल्ड विलेज रिपब्लिक्स, है ना, विलेज रिपब्लिक, ग्रामोदय से भारत उदय, सर्वोदय मॉडल,
ग्राम उदय से भारत उदय, तो दैट्स वाई। और चूंकि इंडियन नेशनल मूवमेंट कि यू नो दैट कि गांधी नोन एज द फादर ऑफ द नेशन, इंडियन नेशनल मूवमेंट इन्हीं के फलक्रम पे बेस्ड है। सो डेफिनेटली जो स्टेट पॉलिसी में गांधीयन आइडियोलॉजी रिफ्लेक्ट होगा ही होगा। सो देर आर गांधीयन प्रिंसिपल्स अंडर द डीपीएसपी, है ना, विच रिफ्लेक्ट्स Gandhian ideologies, constructions work, that is called construction programs during national movement, कि that is without Gandhi इंडिया को ट्रू सेंस में नहीं समझाया जा सकता है। सो गांधीयन प्रिंसिपल्स मस्ट हैव ए चैप्टर। सो उनके क्या क्या बेसिक कंसेप्ट थे वो सब रिफ्लेक्ट होगा। सो व्हाट आर द आर्टिकल्स, इसमें भी फटाफट 6-7 आर्टिकल है, बहुत सीक्वेंस में ऑर्गेनाइज्ड है। दैट इज कॉल्ड आर्टिकल 40, आर्टिकल 43, अभी 43A देख चुके थे, तो आर्टिकल 43B होगा, है ना, आर्टिकल 40, 43, 43B, 46, 47, 48, that is called article 46, 47 and 48. So these are the 6 articles जो आपको ध्यान रखना है जब आप गांधीयन प्रिंसिपल पढ़ेंगे। अब गांधी के प्रिंसिपल को बहुत पैटर्न में समझने की कोशिश करते हैं। आर्टिकल 40 ये सिंपल बात करता है, दिस इज कॉल्ड व्हाट, बेसिस फॉर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, बेसिस फॉर पीआरआई। जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस है उसका थियोरेटिकल बेस कहाँ पर है, आर्टिकल 40 में गांधीयन प्रिंसिपल है। और ये किस चीज पे बेस्ड है, ये किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, विलेज रिपब्लिक्स। व्हाट इज दिस, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ विलेज रिपब्लिक्स। सो गांधी क्या बोलते हैं कि दैट विलेज शुड बी एन इंस्टीट्यूशन ऑफ आईएसजी, विलेज शुड बी एन इंस्टीट्यूशन ऑफ आईएसजी। कैसे होना चाहिए, इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट होना चाहिए। एंड ये सेल्फ गवर्नमेंट कैसा होगा ना, इसके लिए द स्टेट शुड इंडो द विलेज विथ पावर एंड अथॉरिटी विच इनेबल देम टू फंक्शन एज एन इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, है ना। तो विलेज रिपब्लिक पे इनका पूरा फोकस था कि जो विलेज है वो कैसा होना चाहिए, इंडिपेंडेंट फंक्शनल। ये विलेज कैसा होना चाहिए, एक इंडिपेंडेंट फंक्शनल तो पीआरआई विलेज कैसा होना चाहिए, एक इंडिपेंडेंट फंक्शनल सेल्फ सस्टेनिंग यूनिट होना चाहिए, राइट। तो ये गांधी का मॉडल था। दैट्स वाई ये आर्टिकल 40 प्रोवाइड द थ्योरेटिकल बेस फॉर पीआरआई, विलेज रिपब्लिक्स की बात होना चाहिए। ये ऐसी बातें करते हैं। सो विलेज बेस्ड मॉडल है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं अपन लोग, ग्राम उदय से भारत उदय, ग्राम उदय से भारत उदय, भारत उदय, ऐसे स्कीम्स हैं जो देखते हैं। और ये किस तरह के डेवलपमेंटल मॉडल को देखते हैं कि जैसे हमारा ये सोसाइटी है, तो इस सोसाइटी के बेस पे क्या रहेगा, एक स्ट्रॉन्ग सस्टेनिंग पीआरआई रहेगा जो कि इसका बेस बनाएगा। और ये डेवलपमेंटल मॉडल कैसा है, दैट इज कॉल्ड बॉटम अप मॉडल। दिस इज द बॉटम अप मॉडल, कि जो विकास है वो विकास कहाँ पर निर्भर करता है, ये विलेज पे निर्भर करता है। ये भारत में यदि गांव का विकास होगा तो देश का विकास होगा, ऐसा इनका मानना है। गांधीयन फिलॉसफी है, गांधीयन आइडियोलॉजी है। तो आर्टिकल 40 समझ में आएगा थोड़ा बहुत। देन पीआरआई एक सेपरेट चैप्टर ही है। आर्टिकल 43 चूँकि गांधी चरखा पे ज़्यादा फोकस रखते थे, चरखा चलाना, है ना, चरखा इज द सिंबल फॉर हिज
दैट इज कॉल्ड नेशनल मूवमेंट. सो गांधी किस चीज की बात करेंगे? दैट इज कॉल्ड कॉटेज इंडस्ट्री की बात करेंगे. कॉटेज इंडस्ट्री है ना, कि विलेज एक सेल्फ सस्टेनिंग यूनिट की तरह कैसे काम होगा. एक तो उनके पास सफिशिएंट पावर एंड अथॉरिटी होना चाहिए, दूसरा विलेज में एम्प्लॉयमेंट के अपॉर्चुनिटीज भी होने चाहिए ना. सो दैट इज कॉल्ड, ही से कि दैट कॉटेज इंडस्ट्री शैल बी प्रमोटेड एट द रूरल एरियाज, एट द रूरल एरियाज. इससे क्या होगा? इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, इकोनॉमिक सिक्योरिटी आएगा. तो दैट्स वाई दी क्या होना चाहिए यहाँ पर कि दैट प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री इन दी रूरल एरियाज. प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री इन दी रूरल एरियाज. अब कॉटेज इंडस्ट्री हो गया. अब कॉटेज इंडस्ट्री के साथ साथ आर्टिकल 43B भी बोलता है कि दैट इज कॉल्ड प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज. The promotion of the cooperative societies. The promotion of the cooperative societies. Okay, let's complete the chapter, है ना. So that is called the promotion of cooperative society, article 43B, the cooperative societies. ना ये क्या बात करता है कि that is called cooperative societies, the promotion in the cooperative society, कि that is called management of cooperative society की बात करते हैं, कि that is called development and management of the cooperative societies. Development and the management of कोऑपरेटिव सोसाइटीज की बात करते हैं. कोऑपरेटिव सोसाइटीज की बात करते हैं. डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटीज की बात करते हैं. आर्टिकल 40, 43, 43B, 46, 47 एंड 48 बहुत सिंपल आर्टिकल्स हैं. दैट इज कॉल्ड 46 क्या बात करता है कि दैट इज कॉल्ड SC ST एंड अदर वीकर सेक्शन के लिए बात करते हैं. एंड आर्टिकल नंबर 46 कि that is for development of, है ना, that is called development of SC ST and other weaker sections. SC ST and other weaker sections इसकी बात करते हैं ना. SC ST के राइट्स की बात करके उनके प्रोटेक्शंस की बात करेगा. कौन सा आर्टिकल नंबर 46. सो 46 के बाद 47 बात करेगा. दैट इज कॉल्ड प्रोहिबिशंस की बात करेगा. कंजम्पशन ऑफ द ड्रिंक्स एंड ड्रग्स, दैट इज कॉल्ड ड्रिंकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, है ना, ऐसे याद रख सकते हैं कि दैट इज कॉल्ड स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ. स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग, smoking and drinking is injurious to health. ठीक है, कि मतलब it prohibit what? The consumption of the liquors, prohibit the consumption of liquor, है ना, ड्रिंक्स. मतलब मॉडर्न टाइम में वी जनरल लेट्स से गवर्नमेंट डिक्लेयर द ड्राई स्टेट्स. सो हाउ दे डू? अंडर द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल नंबर 47. स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ एंड प्रोहिबिट द कंजम्पशन ऑफ द लिकर, ड्रिंक्स एटसेट्रा. आर्टिकल 48 दैट इज कॉल्ड प्रोहिबिशन ऑफ द काउ स्लॉटर, है ना, दैट इज कॉल्ड प्रोहिबिट द स्लॉटर ऑफ काउ, दैट इज कॉल्ड गौरक्षक बोल सकते हैं. दैट इज कॉल्ड प्रोहिबिशन ऑफ काउ स्लॉटर. सो दीज आर, एंड इस तरह से आर्टिकल्स हैं. सो दीज आर द गांधीयन आर्टिकल्स
द गांधीयन प्रिंसिपल्स, आर्टिकल 40, 43, 43B, 46, 47 एंड द 48, है ना। अब एक जो लास्ट सेक्शन है दैट इज कॉल्ड लिबरल इंटेलेक्चुअल, लेट्स डू इट। थर्ड सेक्शन इज द लिबरल इंटेलेक्चुअल्स। लिबरल इंटेलेक्चुअल्स, देखो लिबरल इंटेलेक्चुअल्स के जो टोन होंगे वो किस तरह से होंगे, तो पहले समझ लें, तब एक पैटर्न हम बता देंगे सो दैट इट वुड बी इजी टू रिमेंबर। लिबरल इंटेलेक्चुअल्स, लिबरल इंटेलेक्चुअल्स थोड़ा आइडियोलॉजी या फिलोसफी ऑफ लिबरलिज्म को रिफ्लेक्ट करेगा, दैट इज कॉल्ड आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म, है ना। आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म कि मतलब कुछ चीज़ें डिज़ायरेबल हैं लेकिन अभी तुरंत नहीं है ना, धीरे धीरे उसको हासिल करना है। सो व्हाट दीज आर डिज़ायरेबल but not immediate, these are desirable but not immediate, like कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है ना, यूसीसी, जैसे प्रोवाइड द अर्ली चाइल्डहुड केयर, ये सारे क्या है, डिज़ायरेबल हैं लेकिन दीज आर नॉट इमीडिएट। तो इसमें से जो आर्टिकल्स हैं उसको याद रख लेना है एंड इट विल हेल्प टू अंडरस्टैंड। दैट इज कॉल्ड आर्टिकल नंबर 44। आर्टिकल नंबर 44, आर्टिकल नंबर 44 क्या बात करेगा, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूसीसी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यूनिफॉर्म सिविल कोड, दिस इज आर्टिकल नंबर 44। देन आर्टिकल नंबर व्हाट, दैट इज कॉल्ड 45, आर्टिकल नंबर 45 कि 6 ईयर तक बच्चों का अर्ली चाइल्डहुड केयर प्रोवाइड करना स्टेट की जिम्मेदारी है, that is called up to 6 years, up to 6 year, that is called early childhood care, early childhood care, ठीक है। the state shall provide the provisions कि 6 year तक उनको early childhood care मिले, एंड आर्टिकल 45 प्रोवाइड करता है, जिसके जैसे आंगनवाड़ी है, स्मार्ट आंगनवाड़ी वगैरह प्रोजेक्ट है, ये इसी के तहत होगा। देन एग्रीकल्चरल, चूंकि इंडिया लिव्स इन द रूरल एरियाज, सो आर्टिकल नंबर 46, आर्टिकल 46 क्या बातें करेगा, आर्टिकल 46 ये बातें करेगा, सॉरी दैट इज कॉल्ड आर्टिकल नंबर 48 नॉट 46, सो आर्टिकल नंबर 48 दिस इज टॉक अबाउट कि मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज, क्या बात करेगा, मॉडर्नाइजेशन ऑफ agriculture, modernization of agriculture and allied activities, allied activities, allied activity माने जैसे एनिमल हस्बेंड्री हो गया, पशुपालन हो गया, एनिमल हस्बेंड्री, राइट। मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर मीन्स लेट्स से इंट्रोडक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी, है ना, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, है ना। सो ऑल दीज कम्स अंडर आर्टिकल 48 की प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर इन इंडिया, मॉडर्नाइजेशन, तो 48। सो यहाँ पर भी एक पैटर्न देख रहा है कि जो डिजायरेबल है बट नॉट इमीडिएट है, धीरे धीरे क्या जाएगा कि दैट ग्रेजुअली वी विल ट्राई टू अचीव ए कंडीशन ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड। आर्टिकल 45 अर्ली चाइल्डहुड केयर तक फैसिलिटी प्रोवाइड करना स्टेट की जिम्मेदारी है। 48 बोलता है मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटी, ये होते रहेगा। देन another article that is the what, that is called early childhood care and allied activity के अलावा article there is called 48A, article 48A ये क्या बातें करेगा, that is the forest management की बातें करेगा, the protection of forest, protection of forest and wildlife, प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ की बातें करेगा। तो प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ का क्या मतलब हुआ कि जैसे यू नो दैट कि वेरियस लॉज, है ना, इन्वायरमेंट की क्लास में बहुत सारे लॉज, जैसे सर बता रहे थे कि दैट इज कॉल्ड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972,
भारत में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शंस के लिए प्रोटेक्टेड एरियाज बनाए गए. देयर इज कॉल्ड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शंस एक्ट, देयर इज कॉल्ड फॉरेस्ट राइट एक्ट, है ना, देयर इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी एक्ट. ये सारे लॉज हैं. सिमिलरली देयर आर नंबर ऑफ पॉलिसीज, लेट्स से फॉरेस्ट पॉलिसीज. सो इन सब का ऑब्जेक्टिव क्या था? इनका ऑब्जेक्टिव ये था कि दैट इज कॉल्ड अपने फ्लोरा फौना फॉरेस्ट रिसोर्स को बचाना. सो विच आर्टिकल एम्पावर्स? आर्टिकल 48A एम्पावर्स इट कि दैट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शंस, ये सारी चीज़ें स्टेट काम करेगा, स्टेट शैल वर्क फॉर दैट. नाउ आर्टिकल 48 के बाद देयर इज अनदर आर्टिकल दैट इज कॉल्ड आर्टिकल नंबर 49. ये भी लिबरल इंटेलेक्चुअल का पार्ट है. सो आर्टिकल 49 क्या बात करेगा? ये बात करेगा दैट इज कॉल्ड कंजर्वेशन एंड द प्रोटेक्शंस ऑफ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स. द conservation plus protection of historical monuments plus ancient architectural heritage, राइट. ये सब बातें होगा कि दैट इज कॉल्ड आर्टिकल 49 के मॉन्यूमेंट्स है. जैसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है ना, फॉर एग्जांपल ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये बचाता है. तो विच आर्टिकल इनेबल्स दैट? दिस इज आर्टिकल 49. सो कंजर्वेशन प्लस प्रोटेक्शन ऑफ द हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स प्लस एंशिएंट आर्किटेक्चरल हेरिटेज, ये आर्टिकल 49 बात करेगा. आर्टिकल 50 इज वेरी इंपॉर्टेंट. आर्टिकल 50 क्या बात करेगा? द सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव्स. आर्टिकल 50 सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव्स. ओके, जैसे यहां पर एक बताते हैं कि देयर इज कॉल्ड CRPC, दैट इज कॉल्ड CRPC माने क्रिमिनल प्रोसीडियर कोड. इसके बाद से जो 1973 CRPC दैट इज कॉल्ड क्रिमिनल प्रोसीड्योर कोड के बाद से सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव हुआ. इसका मतलब पहले जैसे मान लीजिए ऑफिस ऑफ कलेक्टर है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो ऑफिस ऑफ कलेक्टर के पास जुडिशियल पावर भी होते थे और एग्जीक्यूटिव पावर भी होते थे. कैसे पावर होते थे? जुडिशियल पावर्स, आई कॉल इट मैजिस्टेरियल पावर, एंड एग्जीक्यूटिव पावर तो होते ही थे, एग्जीक्यूटिव पावर्स. तो इसका ये मतलब हुआ कि दैट कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कंसंट्रेशन ऑफ पावर था यहाँ पर. लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन हॉरिजॉन्टल प्रिंसिपल पे बेस्ड है, दैट इज कॉल्ड लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, तीनों अलग अलग डोमेन पे होंगे. सो जितना डिसेंट्रलाइज हो उतना बेटर सिस्टम होगा. सो ये आर्टिकल 50 भी इंडेवर करता है कि देयर शैल बी ग्रेजुअल सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन द जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव. सो आर्टिकल दिस वन CRPC 1973 से शुरू होती है. ठीक है. एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट आर्टिकल 51. आर्टिकल 51 क्या बात करेगा कि ग्लोबलाइजेशन के एरा में इंटरनेशनल पीस ट्रीटी को प्रमोट करेगा. ग्लोबलाइजेशन के टाइम में टू प्रमोट द इंटरनेशनल टू प्रमोट international peace, to promote the international peace treaty agreement, right, peace treaty agreement etc. तो ये बातें करेगा आर्टिकल 51. सो हम लोग क्या देख रहे हैं कि लिबरल इंटेलेक्चुअल्स में भी ना एक थोड़ा बहुत पैटर्न देखने को मिल रहा है कि 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड, 45 दैट इज अर्ली चाइल्डहुड केयर की बात करते हैं अप टू 6 ईयर, 48 दैट इज कॉल्ड एग्रीकल्चर सेक्टर, एनिमल हस्बेंड्री, एलाइड सेक्टर्स के मॉडर्नाइजेशन की बात करता है, 48A प्रोटेक्शंस ऑफ द फॉरेस्ट एंड द वाइल्ड लाइफ की बात करता है, देन 49 कंजर्वेशन प्लस प्रोटेक्शंस ऑफ द हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट, एंशिएंट आर्किटेक्चरल हेरिटेज की बात करता है, 50 सेपरेशन की बात करता है, और 51 दैट इज कॉल्ड इंटरनेशनल पीस ट्रीटी एंड एग्रीमेंट्स की बात करता है. ठीक है.
तो जो फर्स्ट पार्ट है, उस फर्स्ट पार्ट में हम लोगों को आर्टिकल्स याद होने चाहिए, और आर्टिकल्स जब याद हो जाएगा तब सेकंड पार्ट में आप जाएं। सेकंड पार्ट में आपको जो हम लोगों ने बातें करी, क्रिटिकल एनालिसिस, है ना, और भी इवैल्यूएशंस ऑफ दिस टॉपिक, जैसे फर्स्ट में हमने कुछ लिखा था, दैट इज that how you will cover this topic, कि the first thing हमने ये क्या बातें करी कि that is called what do you mean by DPSP, ये हमने अभी पढ़ा आज कि what do you mean by the DPSP, significance of DPSP in the modern time and critical evaluations, इसको हम लोग पार्ट 2 में कवर करेंगे। तो सिग्निफिकेंस ऑफ DPSP समझने के पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस DPSP। तो DPSP को हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश किए कि ये बेसिकली क्या है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल गाइडलाइंस है, प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस है, बहुत नोबेल फीचर्स है, ये सब सिग्निफिकेंस में बात करेंगे। उसके पहले एग्जैक्टली व्हाट इज द कंटेंट, उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ DPSP की बातें करा। उस क्लासिफिकेशन में हमने क्या बातें किया, हमने 3 तरह के DPSP बोला कि दैट इज कॉल्ड दी गांधीयन, लिबरल, इंटेलेक्चुअल, सोशलिस्टिक। और ये गांधीयन, लिबरल, इंटेलेक्चुअल, सोशलिस्टिक के जो प्रिंसिपल्स हैं उसको आपको याद रखने चाहिए, मतलब यू शुड नो द टोन एंड कंटेंट। सो बहुत ट्रिकी मैनर में हम लोगों ने क्लास करी कि किस तरह से आप सोशलिस्टिक को याद रखें, किस तरह से आप लिबरल इंटेलेक्चुअल्स को याद रखें, किस तरह से आप गांधीयन को याद रखें। जब इतना कोर तैयार हो जाएगा तब फिर आप बैलेंस करने की कोशिश करेंगे कि एक हैंड में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, अनदर हैंड में फंडामेंटल राइट्स हैं। तो हम लोग अगले क्लास में जब इवैल्यूएशंस या क्रिटिकल एनालिसिस की बात करेंगे तब हम लोग पढ़ेंगे कि कुछ कमेंटेटर्स हैं, कुछ पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उन लोगों का क्या क्या ओपिनियन रहा, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग कंक्लूड करेंगे कि आखिर क्यों बैलेंसिंग ज़रूरत है। हालांकि हमने डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर की बात कर लिए हैं पहले भी, और फिर हम लोग बात करेंगे एक बार जब DPSP के कंटेक्स्ट में बात करेंगे। यहाँ पर हम लोग एक क्वेश्चन फंडामेंटल राइट से दिया था, इसको लिखने की कोशिश करोगे कि क्रिटिकली डिफाइन द इमर्जिंग नेचर एंड स्कोप ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट रिगार्डिंग द फ्रीडम ऑफ स्पीच अंडर आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कि दैट कि आर्टिकल 19 के रिस्पेक्ट में ये क्वेश्चन है, आर्टिकल 19 के रिस्पेक्ट में ये क्या क्वेश्चन बोलता है, इसमें क्या क्या चीज़ें आपको रिफ्लेक्ट करानी है। ये क्वेश्चन 20 मार्क्स, ये क्वेश्चन आपको 40 मार्क्स में पूछा गया। तो दैट्स वाई ये बेसिकली क्वेश्चन एक ब्रॉड कॉन्टेक्स्ट में लिखा जाएगा, इसका आंसर अप्रोक्सीमेटली 7 to 8 पेजेस में होगा। यू शुड बी केयरफुल अबाउट दिस कि दैट क्रिटिकली डिफाइन द इमर्जिंग नेचर एंड स्कोप ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ FR, है ना। एक ही क्वेश्चन में आपको पूरे फंडामेंटल राइट मैंने जस्टिसेबल पार्ट को अच्छे से डिस्कस करना है विथ इलस्ट्रेशंस, विथ नंबर ऑफ द जजमेंट्स, एंड जो भी करंट अफेयर डेवलपमेंट हुए थे जब ये क्वेश्चन पूछा गया था, लाइक द वेरियस, लाइक द काउ विजिलेंटिज्म, है ना, हेट स्पीच, ये सारी चीज़ों को आपको कोट करना है, तभी जाके आपका आंसर एक अपीलिंग आंसर होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड ट्राई टू राइट एंड देन वी विल टेक अप ए कॉल दैट व्हाट शुड बी द स्ट्रक्चर ऑफ योर आंसर। इसका मॉडल आंसर में हम लोग प्रोवाइड कर देंगे, सो डोंट वरी अबाउट दैट, बट एट द फर्स्ट यू शुड टेक अप ए कॉल। सो आज की क्लास में हम लोगों ने बेसिक्स बातें करी, हमने बहुत सिंपल भाषा में समझने का कोशिश किया। अगले क्लास में थोड़ा क्रिटिकलिटी, थोड़े से टर्म्स यूज करेंगे और हम लोग बेहतर तरीके से इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। तो हम लोग DPSP जब ख़त्म कर लेंगे तो हमारा एक मेजर यूनिट कंप्लीट हो जाएगा कि जिसमें हमने कॉन्स्टिट्यूशन, सैलिएंट फीचर्स, प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट्स, DPSP, यहाँ तक हम लोगों ने एक मेजर चक्र को कवर कर लिया। इसके बाद अब जो नेक्स्ट यूनिट होगा उसको आगे बढ़ने के पहले हम लोग थोड़े बहुत पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत करेंगे और एक दोनों के बीच में बैलेंस बनाते हुए इस पूरे यूनिट को, पूरे सेक्शन को, इस सिलेबस को ख़त्म करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडेज क्लास।